मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 20 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक घटना जिसके प्रति आप सबके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा काफ़ी समय से बनी हुई है, वो ये है कि जो हमारे एक्टर थे सुशांत सिंह, उनके जो मृत्यु का मामला है। अब हम मृत्यु का मामला कह रहे हैं, आत्महत्या का मामला या हत्या का मामला अभी कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। सुशांत सिंह नहीं रहे। अब इस मामले की जांच CBI करेगी और आप देखिए कि CBI इसकी जांच करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है। हम इसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना, कि ये जो टॉपिक है या चैप्टर है, कह लीजिए, हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक तथ्य आप लगातार महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे मामले जो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर के हाथ में हो, लेजिस्लेचर के हाथ में हो कहने का मतलब है कि संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, उनके हाथ में हो, या फिर हमारे प्रशासन के हाथ में हो, हमारी कार्यपालिका के हाथ में हो, देख रहे हैं कि इन सब मामलों के लिए भी अब हम सब कोर्ट में पहुंच रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं। और नो डाउट कि जनहित याचिका ने हमारे देश के लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो ऐसे सार्वजनिक हित के मामले के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि यहां हो क्या रहा है दोस्तों। हो ये रहा है कि इसकी वजह से अब छोटे छोटी बातें भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट फिर इस बात का निर्धारण कर रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाए, उसका सत्र बुलाया जाए, उसमें इस तरीके से सरकार बचाने के बारे में निर्णय लिया जाए, सुशांत सिंह के मामले की जांच CBI करे, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जांच कैसे हो, जबकि ये कार्य सही मायने में कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है, उसे निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच क्यों रहे हैं? मतलब मैं आपको थोड़े से एनालिटिकल तरीके से बातें आपके सामने, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच क्यों रहे हैं? अब देखिए, सुशांत सिंह के मामले में क्या था। सुशांत सिंह के मामले में लगातार सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि इसकी जांच CBI से कराई जाए। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, और सीधी सी बात है कि जब कोई भी सरकार इस तरह का निर्णय लेगी तो जनता के मन में संदेह की भावना और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप देख रहे थे कि मीडिया में लगातार इस तरह की चीजें आ रही थी कि जो सुशांत सिंह का जो मामला है वो संदेहास्पद है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। आप जानते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों ने फिर बिहार में FIR दर्ज की, फिर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि यह मामला CBI को सौंपा जाए। इस बीच में आप सबने यह भी पढ़ा कि किस तरह से जब बिहार पुलिस की टीम महाराष्ट्र गई तो महाराष्ट्र की पुलिस से उसे सहयोग नहीं मिला। तो सीधी सी बात है कि इससे संदेह और बढ़ा, और इस बीच में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया। और निर्णय देने के साथ ही साथ देखिए, उसने एक और भी जो बात कही है जिसमें एक बहुत कड़ी टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से छिपी हुई है, कि जब महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए अपील करने की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, इसके बारे में अब कोई भी अपील नहीं होगी, यही होगा, CBI जांच करेगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसके पास जो भी अभी तक कार्यवाहियां हैं, जो भी उसके पास रिपोर्ट हैं, जो भी उसकी जांच में उसको मिला है, वो सब के सब CBI को सौंपे। तो दोस्तों, चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका इन सब से जुड़ा हुआ मामला है, लेजिस्लेचर वर्सेज सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव वर्सेज जुडिशरी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़े अलग एंगल से मैं आपको कुछ बताऊं। एक छोटी सी खबर आपने आज के अखबारों में पढ़ी होगी, न्यूज़ में भी ये थी, न्यूज़ चैनल में भी, कि कश्मीर से जो अब केंद्रीय बल हैं, हमारे अर्धसैनिक बल जो है, वो वापस आने शुरू हो गए हैं। और केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है कि वहाँ जो 100 कंपनियां हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा। लगभग 10,000 आप कह लीजिए कि उसमें लोग होंगे, हमारे जो सैन्य बल होगी, लोग वो उन्हें वापस बुलाया जाएगा। और इन सब को फिर जो तैनात किया जाएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और सच पूछे तो मेरे डेली ऑडियो लेक्चर की अगर कोई बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है तो केवल यही कि मैं उन छोटी छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो बात तो छोटी होती है लेकिन सिविल सर्विस की सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।
अब वहां से जो हमारे अर्धसैनिक बल वापस होंगे, ये सब के सब या तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, या तो क्या दोनों ही नॉर्थ ईस्ट में तैनात किए जाएंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। और आपको मालूम है कि जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के हमारे जो राज्य हैं वहाँ थोड़ी सी इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थितियाँ, वहाँ की जो विद्रोही गुट हैं उनके कारण बनी रहती है, और नक्सलवाद पर तो लगातार आप खबरें पढ़ते ही रहते हैं। और अगर इतने सैनिकों की देखिए अर्धसैनिकों की वापसी हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी इंगित कर रहा है कि कश्मीर की जो स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है। फ्रेंड्स, एक आज मैं आपको 2 आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं और ये दोनों बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल का संबंध स्वास्थ्य परिदृश्य से है। स्वास्थ्य के बारे में कल भी मैंने कुछ बातें की थी। यह आर्टिकल एक नए एंगल से लिखा गया है और मैं चाहूंगा कि आप उस एंगल को पकड़ने की कोशिश करें। इसमें फिर एक बहुत ही खूबसूरत डेटा दिया हुआ है। डेटा ये है कि जैसे इंग्लैंड है, इतना विकसित देश है, तो वहां 1000 लोगों के ऊपर 8 नर्सेज हैं। हमारे यहाँ 1000 के ऊपर 2 से भी कम नर्सेज हैं। देखिए, नर्स कहने का क्या मतलब है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे कोई भी बीमारी होती है तो अगर हम इनिशियल स्टेज पर उसे रोक लें तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, और यही छोटी सी बीमारी वहां नहीं रोकी जाती है, बड़ी होती है, तो फिर पता लगा कि सरकारी अस्पताल में जाएं तो सरकार को भी उस पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर व्यक्ति खुद का पैसा लगाए तो उस पर भी ज्यादा धन खर्च होता है। तो अगर हम नर्सेज के लेवल पर काम करें, वहां संख्या बढ़ा दें, प्राथमिक उपचार बेहतर बना दें, तो हमारा जो टोटल खर्चा है वो कम हो जाएगा और इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो सीधे सीधे जीडीपी पर पड़ेगा। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि बीमारी जब बढ़ जाती है तो अधिक खर्चीली हो जाती है। दूसरा है कि जब व्यक्ति बीमार हो गया तो अब वो उत्पादक नहीं रह गया है, वो उत्पादन नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर खर्च हो रहा है। तो जीडीपी पर भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस एंगल से लिखा गया है, तो आप उसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एक एडिटोरियल कमेंट में बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कर रहा हूं, जो खासकर ध्वनि प्रदूषण को लेकर लिखा गया है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। इसमें जो हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, हरित पंचाट भी कहते हैं इसे, एनजीटी, उसने अभी टिप्पणी की है, मतलब जुर्माने भी बढ़ाने की बात कही है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो उसे बकायदे 10,000 रुपये तक का जुर्माना, से 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं, 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। और इसके आगे उन्होंने दिया हुआ है कि 80 डेसिबल तक का ही जो ध्वनि है प्रदूषण, वहां तक हम सुन सकते हैं। अगर उससे अधिक हमें सुनना पड़ रहा है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों पर पड़ता है। सुनने की क्षमता पर पड़ेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होंगी, नर्व्स की प्रॉब्लम होंगी, यहाँ तक कि हमारी नींद भी इससे प्रभावित होती है, कार्य करने की क्षमता तो हमारी कम होती ही है। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण को लेकर के एक एडिटोरियल ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही एक कंप्लीट नोट जैसा है, नोट्स ही है कह लीजिए। तो इसे आप ध्वनि प्रदूषण की पूरी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा और ध्यान से और अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए, जो मुख्य विषय है आज के अखबारों में बहुत विस्तार के साथ दिया हुआ है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में उठाया गया है। अब ये जो टॉपिक है किस तरीके से आपके सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, पहले मैं वो स्पष्ट कर दूं। देखिए, जो आपका जनरल स्टडीज मेंस का 2nd पेपर है उसमें बाकायदे सिविल सर्विसेज टॉपिक है। जब हम सिविल सर्विसेज टॉपिक की बात करते हैं तो फिर अब ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना विस्तार देकर के देख सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट भी सिविल सर्विस का ही पार्ट है। जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो हमारे मन में आईएएस जैसे ही सर्विसेज आती हैं, ठीक है, उसका सीधा संबंध तो फिर उसी से होता है। लेकिन जब हम सिविल सर्विस एज ए होल देखते हैं, नागरिक सेवा के रूप में देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि उसमें ग्रुप बी की सेवाएं भी आती हैं और ग्रुप सी की सेवाएं भी आती हैं। तो ये रिक्रूटमेंट से संबंधित है। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके सिलेबस से है। दोस्तों, अखबारों में बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में दिया गया है। कल तो टीवी पर बाकायदे, दूरदर्शन पर, जब मैं टीवी कहता हूं तो दूरदर्शन ही समझ लिया कीजिए आप, दूरदर्शन पर इस पर डिबेट भी कराया गया। इसमें 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। एक तो यह है कि पूरे देश में भर्ती के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय भर्ती संस्था।
जब हमारे मिनिस्टर जावड़ेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उन्होंने एजेंसी की जगह संस्था शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी का शब्द लेंगे तो इसका अंग्रेजी वर्जन है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये जो भर्ती करेगी, देखिए ये केवल प्री एग्जाम की करेगी। जैसे आप सिविल सर्विस में प्रीलिम्स देते हैं, प्री की केवल करेगी। जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर मेंस में अपीयर होंगे। ठीक है, तो पूरे देश के लिए जो इन्होंने 20 संस्थाएं जो हमारी एजेंसीज हैं जो इस तरह के रिक्रूटमेंट कर रही हैं, अभी उनको शामिल किया है। आगे देखिए कि क्या स्वरूप होगा। अभी हम केवल इसके ऊपरी ढांचे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो भर्ती की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप बी और सी के लिए और उनके नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, मतलब जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर उस ग्रुप में उस लेवल की भर्ती हो रही है बी और सी की, तो ये एजेंसी उसकी भर्ती नहीं करेगी। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन हो जाएंगे और एक बार अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर 3 साल के लिए आप बाकायदे मेंस में बैठ सकते हैं। अब देखिए हम सिविल सर्विस में क्या होता है, जिस सर्विस की हम तैयारी की बात कर रहे हैं, जो हम लोग लेक्चर की बात करते हैं, उसमें अगर आप एक बार प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेन में रह जाते हैं, तो फिर अगले साल आपको प्री में बैठना पड़ता है, मतलब उसको नहीं माना जाता नेक्स्ट ईयर, लेकिन ये 3 साल तक उसको मानते रहेंगे। आप मेंस में आप लगातार बैठते रह सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया जा रहा है वो ये है कि इसके सेंटर्स बहुत ज़्यादा बनाए जाएंगे, लगभग 1000 सेंटर बनाए जाने की बात है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि सभी जिलों में इसके सेंटर होंगे। तो जो एग्ज़ाम देने वाले जो युवा हैं, देखिए उनको इसमें कई तरह के लाभ मिलेंगे। कई सर्विसेज के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फिर टाइम उनके क्लासेस कर रहे हैं, एग्जाम देने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कब किसी का रिजल्ट आ रहा है, तो इन सारे संकटों से उन्हें निजात मिलेगी। तो आप यूं कह लीजिए कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसे सरल बनाने की दिशा में उठाया गया यह बहुत ही अच्छा एकीकृत कदम है। एकीकृत इस मायने में कि जो बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं उनको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।